अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बच्चों। वालेकुम सलाम सर। कैसे हो? ठीक हो सारे? आज से छुट्टियां छुट्टियां हैं। जी सर, छुट्टियां हैं। सर ठीक है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। चल ठीक है। बस अब तो आपके फिर वो एग्जाम भी वो, चाहे वो मिड है चाहे फाइनल, वो ऑनलाइन ही एमसीक्यू जो है, तो उसके लिए आपको थारोली पढ़ना होगा। अभी से बता रहा हूँ। जी सर। सर फाइनल भी हाँ, ऐसे ही होंगे? तो मुझे भी बड़ा ऐसे ही लग रहा है। सही तो सर। अभी एक नोटिफिकेशन आई है, तो उसमें ऐसे ही है कि वो जैसे 50 शायद एमसीक्यू होंगे, उनमें से पता नहीं 30 अटेम्प्ट करने होंगे आपने। सही सर। हाँ, चलें। कल हमने ख़त्म किया था ये सेमीकंडक्टर ये पूरी से, और बताया था मैंने कि अब नेक्स्ट जो है हम ये हॉल इफेक्ट आज पढ़ना है। उसकी मैंने वो भेजी है, आपके स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं। जी सर, मिल गए हैं। हाँ, उसमें ये था कि वो पहले जो तीन है उसमें वो हॉल इफेक्ट इन द मेटल है। मैंने सोचा कि वो पहले आपको जनरल है इन द मेटल, पहले वो करवा देता हूँ, फिर उसके बाद जो हॉल इफेक्ट इन सेमीकंडक्टर्स है वो कर लेंगे। उससे पहले आप बताएं, जो कल सेमीकंडक्टर का पढ़ा था उसमें अगर है कोई ऐसी चीज रिपीट करने वाली। सर ये जो 7.9 ग्राफ है, इसमें है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है विद फर्दर इंक्रीज टेम्परेचर, मतलब बी से जब हम सी की तरफ जाते हैं। पेज पेज कौन सा बेटा काम? सर 217। अच्छा, 217 पर। सर जो दूसरा पॉइंट है इसके कंक्लूजन का, हाँ हाँ सर उसकी थोड़ी समझ नहीं आई, बी से सी की तरफ कैसे डिक्रीज होती है कंडक्टिविटी। हाँ, ठीक है। अच्छा, बी तो आप पता है ना कि बी पर क्यों ज्यादा है इसकी वैल्यू? यस सर, बी पर जो है वो लो टेम्परेचर है सर, उसमें तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, क्योंकि एटम सारे आयोनाइज हो जाते हैं ज्यादा एटम आए, जब। हाँ, तो यही है। ए पर देख रहे हैं हम कि कंडक्टिविटी कम है, तो टेम्परेचर भी कम है, 10 K तक लगभग उसने बताया है ना। तो इसका मतलब कम एटम जो हैं वो आयोनाइज हो रहे हैं। तो कम आयोनाइज होने की वजह से तो कम तादाद ही जो डोनर लेवल से मसलन इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें कंडक्शन बैंड में जाएंगे, इसलिए कंडक्टिविटी जो है वो भी कम है। क्योंकि पता है कंडक्टिविटी के पीछे अभी हमें किया कि फार्मूला क्या था कि कंडक्टिविटी जो है दैट सिग्मा इज इक्वल टू NeV। एन जो है वो कैरियर कंसंट्रेशन है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की हो चाहे वो होल की हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए हम एन लेते हैं कंसंट्रेशन के लिए, अगर होल हो तो उसके लिए पी लेते हैं। तो ए पर लो टेम्परेचर ये है तकरीबन 10 केल्विन, लेकिन जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि कंडक्टिविटी है। अब वैसे ही हम टुवर्ड्स मसलन लेफ्ट जा रहे हैं ओरिजन, तो चूंकि रेसिप्रोकल है टेम्परेचर, तो अब टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ द आइटम्स आयोनाइज जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो जैसे आयोनाइज होंगे तो मतलब इतने ही इलेक्ट्रॉन उधर कंडक्शन बैंड में जाते जाएंगे, जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल एन इंक्रीज होने से कंडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज, हत्ता कि हम बी पर पहुंच जाते हैं। तो बी पर क्या है कि जितने एटम्स थे तकरीबन वो सारे ही आयोनाइज हो गए। अब हम जी सर। मजीद टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये, तो अब क्या होगा कि वो जो थे आयोनाइज्ड एटम्स थे, या जिसको लेटस या कहते हैं हम आयन है, टेम्परेचर बढ़ाने से वो लेटस वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। आयन जो है या कोर, इनके लेटेस्ट वाइब्रेशन बनेंगे, जिसको कहते हैं हम कि फोनान क्रिएट हो होते हैं। तो फोनान क्रिएट होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन, इनको फिर उनके दरमियान आयन कोर में से गुजरना, एक चीज स्टेशनरी है तो वो आराम से मसलन गुजर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर वो रास्ते में ऑसिलेट कर रही है तो इसका मतलब है जो कोलिजन के चांसेस हैं वो क्या बढ़ जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इन फोनान के साथ टकराएंगे, फ्रीक्वेंटली टकराएंगे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी मसलन। तो वो घटने की वजह से या वेलोसिटी घटेगी, तो अल्टीमेटली उनकी जो है कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं
लेकिन अब ड्यू टू इंक्रीज इन द थर्मल वाइब्रेशन द scattering of the electron from the phonon the conductivity that is decreased। लेकिन अब आपने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया है कि कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ से, जो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकलकर वो जंप जो एनर्जी गैप था लार्ज है, यानी कि डोनर लेवल का तो सिर्फ 0.01 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड तक का जो है वो तकरीबन 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। तो फिर इतना टेम्परेचर बढ़ने से चंद एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से भी निकलना शुरू हो जाते हैं और वो कंडक्शन बैंड में वो बढ़ते हैं, जैसा हमने पीछे किया कि फिर अब स्मॉल एन इन द कंडक्शन बैंड दैट इज इक्वल टू एन डी प्लस प्लस जो है वो को पी लिया था आपने, तो उन पी की वजह से जो है ये कंडक्टिविटी अब यहाँ से वो बढ़ेगी। तो देखते हैं हम कि ए पर कंडक्टिविटी कम है, सी पर ज़्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ पर ये टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो आप कि वो थर्मल इलेक्ट्रॉन जो हैं उन्होंने कंडक्टिविटी यहाँ तक बढ़ाई है। अब उसको और टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर तो बाकायदा अब क्या है कि वो ऐसे चूँकि ई एफ पढ़ा है हमने कि वो कंडक्शन बैंड से नीचे आना शुरू हो जाती है, और जब वो ई आई के आकर मिल जाएगी ई एफ जो है, तो फिर वो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करने लग जाता है। अब क्या होगा, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट वैलेंस से निकल कर उधर जा रहे हैं कंडक्शन बैंड के, जिसकी वजह से फिर ये सी से डी, ये इसको हम इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी जो है वो कहते हैं। तो वो इंक्रीज, तो आप ए से बी को आप एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी कह सकते हैं, और सी से डी जो है ये इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी। जी क्लियर है? यस सर क्लियर। और शाबाश, और कोई बात? जी और कोई शाबाश? तो कोई बताया तो करो, तो ठीक है। फिर ये हम नेक्स्ट अब हॉल इफेक्ट पढ़ना है हम, तो उस पर मैं आपको लिए चलता हूँ, ठीक है? यस सर आगे चलते हैं। हाँ, तो ये पहला जो पेज मैंने आपको भेजा है जिसके ऊपर लिखा है ये एम ए उमर की बुक से लिया है मैंने, इसमें ये आसान था। तो पहले ये पेज 160 है और इस पर है कि मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस एंड द हॉल इफेक्ट। अभी तक हमने पढ़ा, मतलब अगर आपको याद हो बैंड थ्योरी में हमने कि रिस्पांस ऑफ द मटेरियल टू द अप्लाइड फील्ड। अब उस रिस्पांस में हमें बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है उसको पढ़ रहे थे कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं मसलन, और फिर उसके बाद आप इंटरेक्शन को कंसिडर करते हैं, आप कांस्टेंट पोटेंशियल की बजाय पीरियोडिक पोटेंशियल जब कंसिडर करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे बिहेव करता है। तो अब हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी अगर अप्लाई किया जाए इलेक्ट्रॉन की मोशन का के ऊपर, तो फिर उसका रिस्पांस कैसे होता है। ये दो जो हैं, अब ये मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस है और एक जो है वो हॉल इफेक्ट है। दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है इन एडिशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस में देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जिसको कहते हैं, से जैसे लेज़र लाइट या लेज़र बीम जिस डायरेक्शन में वो जाएगी या जिधर करंट फ्लो होगा, अब उसी डायरेक्शन में ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो फिर वहाँ पर हमारे पास रेजोनेंस क्रिएट होती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपने जो करंट उसमें जो बह रहा है, मतलब जो सिग्नल है वो से अगर उसकी डायरेक्शन और है और उसके परपेंडिकुलर आप उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर देते हैं, तो उससे हम देखते हैं कि ये एक और फील्ड पैदा हो जाता है, उसको हम ये हॉल फील्ड या हॉल इफेक्ट कहते हैं। तो आज हमने ये हॉल इफेक्ट और ये रेजोनेंस जो है वो इसके बारे में पढ़ना है जी। तो ये मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस एंड द हॉल इफेक्ट।
क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ मेटल गिव राइज टू द सेवरल इंट्रिंसिक इफेक्ट अराइजिंग फ्रॉम द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, the cyclotron resonance and the Hall effect, they are to which we deal used to investigate the properties of the conduction electron. तो मेटल से ही हम शुरू कर रहे हैं। मेटल में होल नाम की तो कोई है कोई ना, ये देखेंगे हम नेक्स्ट आगे कि अलबत्ता वो जो ट्रांजिशन मेटल्स में आ जाता है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिनमें पॉजिटिव कैरियर भी रोल अदा करते हैं जिनका होल। लेकिन हम फिलहाल जो है देखेंगे कि सिर्फ होल का कंसेप्ट वो सेमीकंडक्टर के साथ है कि नेगेटिव कैरियर भी हैं और पॉजिटिव कैरियर भी हैं। तो जो प्योर मेटल्स हैं, मैं क्या वो मेटलॉइड और क्या सेमी मेटल्स, उनकी बात नहीं कर रहा, तो उनमें जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के तौर पर लेते हैं। तो इसमें साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस क्या है कि Figure 4.10 illustrates the phenomenon of the cyclotron resonance. A magnetic field applied across a metallic slab causes electron to move in a counterclockwise circular fashion in a plane normal to the field. The frequency of this cyclotron motion is known as the cyclotron frequency is given by. अब इससे पहले आपने मेरे ख्याल FSC में पढ़ा होगा क्या होते हैं लीनियर एक्सेलरेटर और वो बीटाट्रॉन, साइक्लोट्रॉन, एक ये दो ही थी मेरे ख्याल है कि याद किसी को? टू एक्सेलरेट द चार्ज्ड पार्टिकल, कुछ एक्सेलरेटर जो है वो यूज हुए थे। एक वो पिछले दिनों ये मेरे ख्याल 1-2 साल हो गए हैं कि जब ये वो हेड ऑन कोलिजन ऑफ द प्रोटॉन, तो उसमें कहते थे कि पाकिस्तान के जो कुछ इंजीनियर्स हैं उनका रोल भी है कि उसके लिए जो वो ट्रैक बनाया गया था, तो उसके लिए जो मटेरियल है फॉर एग्जांपल उसमें पाकिस्तानी साइंटिस्ट का जो नाम था। तो एक लीनियर एक्सेलरेटर है कि आप उसको किलोमीटर के लिहाज से आप वो कंडक्टिंग पाथ बना देते हैं और फिर उसके बाद चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हुए उसको आप एक्सेलरेट करके जिधर उसका आप जो यूज़ करना है, बम्बार्ड करना है जो भी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए, कि या वो दूसरा जो था वो साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन के लिए उसके लिए भी चार्ज पार्टिकल जो है, चाहे इलेक्ट्रॉन चाहे प्रोटॉन चाहे अल्फा पार्टिकल को, उनको अगर आपको याद हो तो वो डी शेप्ड होती थी, 2 सेमी सर्कुलर प्लेट्स, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो मतलब उसको सेंटर पर रखकर जब उसका एक तो फेज चेंज होता था और एसी जब लाइक दूसरा जो है मतलब वो फेज चेंज होने से उसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज आती थी, तो इलेक्ट्रॉन जो है मतलब उसकी वजह से पोलैरिटी चेंज होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ता था, तो उसका रेडियल पाथ भी इंक्रीज होते होते तो जब वो एंड पर पहुंचता था तो उसकी रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल उसको डिफ्लेक्ट करके जिस पर्पस के लिए भी, चाहे वो बायोलॉजी में तो चाहे इसमें रेडियोलॉजी में तो न्यूक्लियर में जहाँ भी है उसको ये, तो वो साइक्लोट्रॉन का उसमें था। आया किसी को याद? क्यों भाई? ये पढ़ा था लीनियर एक्सेलरेटर या ये साइक्लो एक्सेलरेटर? नहीं सर, इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ा हुआ हमने इसके बारे तो में। क्या पढ़ा था फिर? हाँ कोई थोड़ा सा आइडिया तो दो मुझे। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ी किसी ने? सर अभी पढ़ रहे हैं हम प्लाज्मा फिजिक्स में ना। अच्छा अच्छा, चलिए। तो ये एक्सेलरेटर ये आपके बिल्कुल एफएससी क्लास में जो है उस वक्त भी होते थे। तो एक उसमें बता रहा हूँ कि लीनियर एक्सेलरेटर है और एक स्ट्रेट पाथ में पार्टिकल जो है वो, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल ही होगा, वो उसको मूव करके उसको मसलन एनर्जी उसकी बढ़ाई जाती है और फिर उसका हेड ऑन कोलिजन होता है। और दूसरा जो है वो साइक्लो एक्सेलरेटर है कि एक सर्कुलर पाथ में एक चार्ज पार्टिकल को बाय चेंजिंग द फेज एंड द पोलैरिटी जो है उसको जैसे जैसे उसकी मसलन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है
उसकी एनर्जी बढ़ती है, तो उसका जो है स्पाइरल पाथ वो मूव करते हुए उसको फिर एंड पर जो है वो डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो अब जो हम हॉल इफेक्ट पढ़ रहे हैं इसमें भी कुछ ऐसे है कि ये जो फिगर इसने दी है ये 4.10 में ये जो स्लैब है इसमें ये मेटल स्लैब ये शो किया है। और इस मेटल स्लैब में इसमें तो मेटल है जैसे बताया प्योर मेटल है, चाहे वो पहले से है लिथियम है सोडियम है या एल्यूमिनियम कॉपर वगैरह जो भी है प्योर मेटल है। तो इसका मतलब है हमें कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन अबंडेंस है, क्योंकि पढ़ा है हमने मेटल में क्रूड मॉडल में भी कि वो जब मेटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे जैसे एक मोबाइल चार्ज जो होता है ग्लू की तरह वो मतलब ये मूव कर रहे होते हैं, और बाकी पॉजिटिव बैकग्राउंड वाले आयन या के कोर बहते हैं तो उनका या लेटर जिसका कोई इतना रोल नहीं है कंडक्टिविटी में, तो दिस प्रूव जो है फॉर एग्जांपल उसमें ये इनफ्री इलेक्ट्रॉन का है। या फिर देखा तो उसमें मेटेलिक बॉन्ड जिनको रेजोनेटिव बॉन्ड भी है अनसैचुरेटेड बॉन्ड वो जो बनाते। तो मेटल में इन द एब्सेंस ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग विद द रैंडम वेलोसिटी। तो नेट करंट दैट वाज इक्वल टू 0, फिर हम जब उसके ऊपर एक फील्ड अप्लाई कर देते हैं इनके आप उसके साथ बैटरी जब लगाते हैं तो बैटरी जो है उसके वजह से फिर करंट बहेगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है एक ख़ास डायरेक्शन में। तो जैसे पता है हमें कि अगर जब आप मसलन से जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी वजह से आप फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किधर को मूव करेंगे अगेंस्ट द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ई जो है हम यूजुअली आउटवर्ड लेते हैं फ्रॉम दी पॉजिटिव। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन की मोशन को जो कन्वेंशनल करंट है या जे जिसको हम इसमें पढ़ेंगे करंट डेंसिटी दैट इज अलोंग द पॉजिटिव, जैसे वो डायरेक्शन जो फील्ड की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है जिसको कन्वेंशन है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करेंगे तो दैट इज अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड इलेक्ट्रिक। तो यही बात यहाँ पर इसने की है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं उसमें स्लैब में, बट नेट करंट जो है दैट इज इक्वल टू 0 इन द एब्सेंस ऑफ द अप्लाइड फील्ड या फिर बैटरी। तो जब हम इसके ऊपर फील्ड अप्लाई करते हैं मसलन फील्ड अप्लाई करने के लिए उसके साथ आप कोई बैटरी लगाएंगे या फिर ये कि आप उसमें एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो गुजारते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई जैसे है, या फिर जैसे वो आप लेज़र लाइट वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है। तो इसको यूं कहने के से जो है कि हम इसमें सिग्नल जो है वो गुजारते हैं उसमें से जब लेज़र बीम उसके ऊपर अपने फॉल की है। तो उसके साथ अब क्या होगा कि जो सिग्नल में फॉर एग्जांपल के एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन अगर हम लें उसकी तरफ से जो है वो है अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव जो है वो हमारे लेफ्ट साइड पर है इसके। तो इसका मतलब है कि जब हम ये रेफरेंस एक्सिस बनाएंगे तो जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बनती है उसकी तरफ जे एक्स विच इज नोन एज द करंट कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन करंट डेंसिटी वो मसलन प्लस की एक्स की जानब है। लेकिन हम इसकी जब इलेक्ट्रॉन की मोशन लेंगे तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है दे ड्रिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड, वो माइनस एक्स की जानब जो है वो मूव करेंगे। और इसके साथ साथ अब क्या है आपने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इसकी प्लेन जो है ये प्लेन सरफेस मतलब ये बी एस ने जो शो किया है दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी विच इज परपेंडिकुलर टू दी ये प्लेन, और ये क्या है ये आउटवर्ड है। मतलब ये जो स्लैब हमें शो कर रही है इसमें बी भी आउटवर्ड है और जो सिग्नल है फॉर एग्जांपल इसमें इसकी जो डायरेक्शन है इसमें वो भी इसने ये अपवर्ड एक्स जो है उस डायरेक्शन में इसने ये लिया है। तो अब करंट इसमें अगर वो बह रहा है इस डायरेक्शन में प्लस एक्स
तो जब आपने फील्ड अप्लाई किया तो वो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस एक्स डायरेक्शन की तरफ ये जाएंगे। अब साथ ही आपने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, लॉरेंट फोर्स जो है वो होगी पैदा। और पता है लॉरेंट फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स जो है उसको हम एफ एल से अगर रिप्रेजेंट करें तो वो क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। तो अगर v और क्रॉस b हम इसके लिहाज से अगर लें कि अब मतलब इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर ड्रिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस एक्स डायरेक्शन, और जो b है मैग्नेटिक फील्ड वो इसके वो परपेंडिकुलर है। तो लिहाजा जब हम ये b क्रॉस b लेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज चूंकि ये मूव कर रहे हैं, तो इस सरफेस के हमें ये डाउनवर्ड वो होंगे क्या कहते हैं वो डिफ्लेक्ट होके, या वो सर काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो घूमने शुरू कर देंगे। So in the absence of the B, we see electrons, they are moving along the minus x direction. But when magnetic field B that is applied perpendicular to the ये Vx मसलन x के अलॉन्ग इधर जैसे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव किया कर रहे थे, और उसमें अब आप उसके परपेंडिकुलरली जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन बजाय अब माइनस एक्स के जाने के वो एक दायरे में घूमना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से मतलब देख रहे हैं हम इसमें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बजाय वो जाने के तो एक सर्कल में मूव कर रहे हैं। अब ये सर्कल में इसका ये मूव करने के लिए दोनों फोर्सेस का इक्वल होना जो है वो बराबर है कि पहले जो आपने फोर्स लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और जो लॉरेंट फोर्स है इनके मैग्नेटिक फील्ड वाली FM या FL दैट इज Q इंटू वी क्रॉस बी। जब उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे हम तो वो QVB है। अब मैग्नेटिक फील्ड जब उसको मजबूर करता है बजाय कि वो स्ट्रेट पाथ में जाए सर्कल में घूमेगा, तो एक सर्कल में घूमने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो हम फोर्सेस यहाँ पर कि सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ये लॉरेंट फोर्स FM, तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर लें तो यहाँ से ये हमारे पास ये रिलेशन आ जाना है कि अब सेंटीमीटर फोर्स क्या होगी mv स्क्वायर ओवर r, और जो लॉरेंट फोर्स है वो QVB है। तो v जो है वो दोनों तरफ से वो एक तरफ से वो कट जाएगा और एक तरफ जो है यानी कि mv ओवर r आ जाएगा हमारे पास, ये QV के बराबर आ जाएगा। अब इस v को अगर हम उसको ले लें कि v तो हमारे पास r इंटू ओमेगा के बराबर होती है, जैसे ओमेगा क्रॉस r है, v लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा पता हमें ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो v की जगह पर हम उसकी मैग्नीट्यूड r इंटू ओमेगा पुट करें फिर तो ये ओमेगा आ जाती है हमारे पास EB ओवर m स्टार जो है यहाँ पर ये इफेक्टिव मास है, जो अभी हमने ये मसलन पीछे बैंड थ्योरी में पढ़ा था कि इफेक्टिव मास ये होगी उसकी, अगर ये इलेक्ट्रॉन है चूंकि तो हमने देखा था कि इफेक्टिव मास उसकी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दी के इज इक्वल टू 0 पर वो फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पर, या जैसे m स्टार के बराबर है, लेकिन देखा हमने अगर जोन बाउंड्री है के इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई ओवर a, तो वहाँ पर क्या है कि उसकी वेलोसिटी 0 के बराबर होती है, और वो 0 होने की वजह से क्या था कि उसकी इफेक्टिव मास जो है दैट बिकम्स द नेगेटिव, और उसको नेगेटिव का मतलब यहाँ कि वो हैवी पार्टिकल या स्लगिश पार्टिकल जिसको हम होल कहेंगे कि उसके तौर पर ये बिहेव करता है। तो m स्टार एक्चुअली दिस इज द इफेक्टिव मास ऑफ द अब ये इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों को इक्वेट करने से QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, और v की जगह पर हम जब r ओमेगा पुट करेंगे तो
ये सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है जी के ओमेगा इज इक्वल टू ई बी ओवर एम स्टार। तो ओमेगा सी यहाँ पर दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो है या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये अभी आगे देखते हैं। तो ये तो ओमेगा सी जो है वो साइक्लो फ्रीक्वेंसी है, साइक्लोट्रॉन, एंड इज इक्वल टू ई बी। ई यहाँ पर वही जो फिजिकली इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको कांस्टेंट लेते हैं हम वो है, और बी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उसकी ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी वो उसकी है, और एम स्टार यहाँ पर इसकी इफेक्टिव मास है। तो हम इफेक्टिव मास इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि इसको हम ये एक बाउंड इलेक्ट्रॉन के तौर पर ये जब बिहेव करेंगे तो एम जो है एम स्टार। सो इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन मास वी फाइंड दैट वी सी दैट इज इक्वल टू ओमेगा सी ओवर 2 पाई, और ये तकरीबन 2.8 बी इंटू जी एच यानी कि गीगा हर्ट्स ये गीगा हर्ट्स में आ जाती है इसकी वैल्यू साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है। तो ई बी ई पता है हमें कितना वो लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम जो है, और एम स्टार जो है उसको हम वही नॉर्मल अगर 9.1 इंटू 10⁻31 जो है वो किलोग्राम वो अगर वो ले लें SI इंटरनेशनल में, और बी की जगह पर अगर हम से 1 किलो ये वन गैस जो है इसका ये CGS सिस्टम, तो अगर टेस्ला के बराबर से अगर वो ले लें SI सिस्टम में, तो ये हमारे पास तकरीबन 2.8 गीगा हर्ट्स, गीगा कितना होता है 10 इंटू पावर 10 है ये प्लस 10। तो ये इसकी इतनी ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो है वो बनती है। तो अब अगर अब क्या है कि सपोज नो दैट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इज पास्ड थ्रू द स्लैब इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द बी एज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिग्नल acts on the electron and some of the energy in the signal that is absorbed. The rate of the absorption is greatest when the frequency of the signal is exactly equal to the frequency of the cyclotron. तो यहाँ पर इसने जो मतलब वो बताया है हमें कि क्या था कि एक मेटल स्लैब है और हमने क्या किया कि उसके ऊपर अलॉन्ग जो है जी डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस हम मैग्नेटिक फील्ड इस स्लैब मेटेलिक स्लैब के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो उसमें पहले रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो हम उसके ऊपर जब अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो बजाय मतलब वो रैंडमली मूव के वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देते हैं, और सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उनको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक पार्टिकल को वो सर्किट में एक मतलब एक स्ट्रेट पाथ में जाने की बजाय उसको ये बेंडिंग पाथ उसके लिए ये फॉलो करता है। तो बी अप्लाई किया तो पहले इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, सॉरी मैं इसके लिए कि जस्ट मेटल स्लैब है उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, हम उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। अब तो बी जो है फॉर एग्जाम्पल क्यू वी बी दैट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स ये mv²/r जो है, और उसके बाद हम जिधर जो फील्ड की डायरेक्शन है मतलब बी दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ये स्लैब, जिधर मैग्नेटिक फील्ड इधर ही इसी डायरेक्शन में से लेजर लाइट जो है इसका सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो शो भी किया है इसने इसमें कि वो बी के पैरेलल जब ये करेंगे तो इसका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल
इसके साथ जो है वो इंटरफेयर करेगा। कैसे इंटरफेयर करेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है इसकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होगी, और ये ख़ास फ्रीक्वेंसी अगर जो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये इलेक्ट्रॉन वो उसमें मूव कर रहे हैं, एक सर्कल में मूव कर रहे हैं, अगर अप्लाइड फील्ड की फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के साथ जब वो मैच करेगी तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की सिग्नल है फॉर एग्जांपल इन फेज जब होंगे तो ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से इलेक्ट्रॉन इस सिग्नल से एनर्जी लेगा, और जब ये एनर्जी लेगा ये या एब्जॉर्ब करेगा तो उस वक्त हमें ये पीक की शक्ल में ये बी में इसमें ये अल्फा वर्सेस ओमेगा ये ग्राफ शो किया है, तो यहाँ से हमें ये अब्जॉर्बेंस कर्व मिलती है। तो अल्फा जो है वाई के अलांग एनर्जी पढ़ चुके हैं हम, ये पीछे जब बैंड थियरी में पढ़ रहे थे कि अल्फा और बीटा जो है वो एनर्जी फंक्शन ही थे, और ओमेगा है एक्स के अलांग, तो एट द ओमेगा सी देखते हैं हम कि उसकी एब्जॉर्बेंस या एनर्जी जो है फॉर एग्जांपल वो मैक्सिमम है। तो ये जब दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड से लेज़र बीम एंड द frequency of the electron which is moving in the ये सर्कुलर पाथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको आप ओमेगा सी का है, तो फिर जो अप्लाइड सिग्नल है उसकी मसलन वो एनर्जी जो है वो उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, वो इनफेज करेगा। इससे आपको याद आ गया होगा कि हमने RLC सीरीज सर्किट पढ़ा है, एक एक्सेप्टर सर्किट था और एक जो है वो रिजेक्टर सर्किट है। एक्सेप्टर सर्किट में क्या था कि अप्लाइड जो आप सर्किट बिल्ट इन है उसकी आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाला करते थे, मेरे ख्याल है तो एफ आर जो है 1/2 पाई इंटू स्केयर रूट ऑफ एल इंटू सी, एल उसमें ये इंडक्टेंस थी तो सी जो है उसकी ये कैपेसिटेंस थी, तो वहाँ से आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालते थे ऑफ द अप्लाइड फील्ड जो मतलब 50 है उसकी हर्ट्ज जो हम ये करते हैं अगर इससे अगर वो निकालते हैं एफआर से। और उसके बाद क्या करते थे कि आप ऑडियो ऑसिलेटर जो है उसकी मदद से उसको फ्रीक्वेंसी सिग्नल आप अप्लाई करते थे, और उसके बाद फिर बी और आई जो है मसलन उसके लिए हम उसकी वैल्यू देखते थे। तो एक्सेप्टर सर्किट में क्या था कि देखते हैं हम कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते थे वो करंट जो है वो मतलब बढ़ता था, तो एक उसकी मैक्सिमम एक ख़ास वैल्यू की फ्रीक्वेंसी पर जहाँ पर करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता था, तो उसको हम ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते थे कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी बिल्ट इन फ्रीक्वेंसी, और दूसरा जो आप ऑडियो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी आप उसको दे रहे हैं, जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती थी तो वहाँ पर करंट जो है इम्पीडेंस कम होने की वजह से वो हमें मैक्सिमम करंट मिलता था एक्सेप्टर में। और जबकि रिजेक्टर सर्किट जो है उसमें देखा कि वो उलट था कि पैरेलल कम्बिनेशन में RLC जो है कि उसमें था कि इम्पीडेंस जो है बजाय बढ़ने के मतलब वहाँ पर करने कम होने के वहाँ पर वो बढ़ जाती थी, तो इम्पीडेंस बढ़ने की वजह से क्या था करंट जो है वो मिनिमम था, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट जो है वो मिनिमम था, बाकी जो है फ्रीक्वेंसी पे वो ज़्यादा, तो जहाँ पर मिनिमम था उसी को ही हमने उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिया था। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ वो सर्कल में वो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो हम उसके में से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है वो मतलब एक वो गुजारते हैं। तो जब इन दोनों की अप्लाइड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ये जब दोनों आपस में ये दोनों मिलती हैं तो वहाँ पर फिर एब्जॉर्बेंस आती है। तो यहाँ पर वही है कि इन फेज जब वो एक जैसी होंगी तो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अप्लाइड सिग्नल से वो एब्जॉर्ब करेगा, हमें पीक मिलेगी शार्प पीक, और जब ये आउट ऑफ फेज होगी तो फिर हमें वो बजाय लेने के वो इस सिग्नल को वो वापस करेगा एनर्जी। तो इन फेज होने की जो है वो इसमें हमें वो रेजोनेंस मिलती है। तो
तो इनको ये सिंक्रोनस जो है वो कंडीशन ये कहलाती है। शायद पहले भी बताया था कि ये ग्लोबली इसके ये एसी जो ब्रॉडकास्टिंग सेटेलाइट से यूज़ होते हैं, मतलब पूरी वर्ल्ड को 120 डिग्री पर वो तीन जैसे उसको कर सकते हैं। तो वो जो ज़मीन की है उसकी रेवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी ये टाइम पीरियड और उनका वो इक्वल होने से हमें वो ज़मीन से मतलब वो स्टेशनरी नज़र आते हैं, तो उनको हम ये सिंक्रोनस ये कहते हैं, क्योंकि उनका वो जो मदार की जो है वो कर्वेचर ऑफ द कर्व वो और ज़मीन की गोलाई वो उसमें बराबर हो, तो इसको हम लोग सिंक्रोनस कहेंगे। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी में हम ये देख रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी निकली है तकरीबन 2.8 गीगाहर्ट्ज़, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव रेंज है, ये उस रेंज की फ्रीक्वेंसी है। सपोज now that an electromagnetic signal is passed through the slab in a direction parallel to B as shown in the figure, the electric field of the signal acts on the electron and some of the energy in the signal is absorbed. The rate of absorption is greatest when the frequency of the signal is exactly equal to the frequency of the cyclotron, जिसको आपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का नाम दिया है। तो ये हमारे पास ये 4.39 ये इक्वेशन है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी। तो ओमेगा सी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और ओमेगा जो है ये वो अप्लाइड जो सिग्नल था उसकी फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज बिकॉज व्हेन द कंडीशन होल्ड्स ट्रू ईच इलेक्ट्रॉन मूव्ड सिंक्रोनसली विद द वेव throughout the cycle and therefore the absorption continues all through the cycle। तो अगर हम उस फेज के वो चार अगर हिस्से मान लेते हैं, चार क्वार्टर, तो अगर थ्रू आउट वो थ्रू दी साइकिल जो है थ्रू आउट दी साइकिल वो इन फेज रहते हैं, तो सारे उस सिग्नल के दौरान उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती रहेगी, इलेक्ट्रॉन वहाँ से लेता रहेगा और हमें फॉर एग्जाम्पल वो पीक मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जहाँ पर वो आउट ऑफ फेज है वहाँ पर वो जैसे एनर्जी रेडिएट करता है और जब वो इन फेज है तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। So thus equation 4.39 is the condition of the cyclotron resonance. On the other hand, when equation 4.39 is not satisfied, the electron uh, in phase with the wave through only a part of the cycle, during which time it absorbs energy from the wave. Or in the remainder of the cycle, the electron is out of phase, it returns the energy to the wave. तो synchronous कंडीशन अगर फुलफिल करती है, दोनों इन फेज हैं, तो वो थ्रू आउट दी साइकिल होगी एनर्जी एब्जॉर्ब। लेकिन ऐसे है कि किसी साइकिल जैसे हाफ साइकिल में या वो क्वार्टर साइकिल में या 3/4 साइकिल में अगर जहाँ भी वो आउट ऑफ फेज होगा तो फिर वहाँ पर पीक वो जो है वो आउट ऑफ फेज होगा और एनर्जी बजाय लेने के मसलन वो रेडिएट करेगा। So the shape of the absorption curve as a function of the frequency that is shown in the ये figure 4.10b। तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने एक्सेप्टर सर्किट में आप आई और वर्सेस जो है वो ओमेगा थे, तो यहाँ पर आई जो इंटेंसिटी है उसकी जगह पर ये अल्फा जिनकी एनर्जी है और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी है। So cyclotron resonance is commonly used to measure the electron mass in the metal and the semiconductor। ये जो है इसके यहाँ पर अब ये बेनिफिट आ रहे हैं कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के यूजेस क्या हैं। तो इसका पहला यूज तो ये जो इक्वेशन 4.38 है इसमें हमें वो बता रही है कि ओमेगा सी जो है दिस इज इक्वल टू ई बी ओवर इफेक्ट एम स्टार। तो यहाँ से एम स्टार जो है ये आ जाएगा ई बी ओवर एम ई, जैसे पता है ये तो फिजिकल कांस्टेंट है 1.6 × 19 कूलम, और बी जितना आप अप्लाइड फील्ड मैग्नेटाइज करेंगे, मतलब जैसे हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का किया था आपने, उसमें बी जो है जितना आप अप्लाई करते हैं और फिर बाकी सिर्फ एम स्टार रह जाता है। तो अगर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और ये अप्लाइड फील्ड अगर ये एक्यूरेटली मेजर कर लिए जाएँ तो हम ये सेमीकंडक्टर जो है उसमें या मेटल में वो होल है या इलेक्ट्रॉन है या और कोई चार्ज है जिस वो पार्टिकल, तो उसकी इफेक्टिव मास वो हम ये एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। तो पहला इसका यूज ये है टू फाइंड द accurate effective mass of the
electron or hole in case of the metal than the semiconductor. दूसरा क्या है कि the cyclotron frequency determined from the absorbance curve and this value is substituted to evaluate the effective mark. The accuracy with which M star is determined depend upon the accuracy of the omega C and B. One can measure the cyclotron frequency very accurately, particularly if one uses a laser beam. तो आप कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप लेज़र बीम इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके लिए जो है, क्योंकि वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो उससे आप ओमेगा सी और एम स्टार इफेक्टिवली वो मालूम कर सकते हैं. So the accuracy of the M star is limited only by the accuracy of the measurement of the magnetic field and homogeneity across the sample. अब ये तो था पहला जी हिस्सा के interaction of the magnetic field with the conduction electron when the electromagnetic signal या electric beam जो है that is applied parallel to the magnetic field. तो वहाँ से हमने देखा कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलती है और उसकी मदद से हम एम स्टार जो है वो निकाल सकते हैं. अब जो है नेक्स्ट हॉल इफेक्ट. हॉल इफेक्ट में इससे थोड़ा ये डिफरेंट है. और क्या है इसमें बताया इसने कि द फिजिकल प्रोसेस अंडरलाइंग द हॉल इफेक्ट दैट इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 411. ये से अगला पेज है जी. Suppose that an electric current Jx is flowing in a wire. हाँ, इसकी ये हॉल इफेक्ट में था कि यहाँ पर आप बाकायदा वो बैटरी उसके साथ जो है वो लगाते हैं, तो यहाँ पर वो बाकायदा रेफरेंस उसने बनाया है एक्स की डायरेक्शन, वाई की और जी की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है आउटवर्ड वो शो की है, और फिर वो बता रहा है कि जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और यही स्लैब है उसको उसने उसमें यहाँ पर से उसने मतलब ये 3 डायमेंशनली शो की है, वहाँ पर वो 2 डायमेंशनली इसको जब ये देखते हैं तो प्लस एक्स के दरमियान उसमें कह रहा है वो जे एक्स. तो जे एक्स जो है एक्चुअली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट. तो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब ये है कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव करेंगे. सो इन द एक्स डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी वी या बी इज अप्लाइड नॉर्मल टू द वायर इन द जी डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड की वही डायरेक्शन है और जो उसमें से आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो अप्लाई किया है, जो करंट उसमें बह रहा है वो अलॉन्ग दी पॉजिटिव डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की है. जे एक्स मसलन वो आउटवर्ड है टुवर्ड द राइट, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है दैट इज टुवर्ड द लेफ्ट. सो वी शैल शो दैट दिस लीड टू एन एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू बोथ जे एक्स एंड बी जी एंड दिस इज इन द वाई डायरेक्शन. तो हॉल इफेक्ट में हम देख रहे हैं कि एक्स के अलॉन्ग आप उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं. इलेक्ट्रिक करंट जो है मसलन इलेक्ट्रिक फील्ड है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और वी के अलॉन्ग उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है. तो इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से जो तीसरी डायरेक्शन वाई है उसके अलॉन्ग एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है अल्टीमेटली, जिसको हम ये हॉल फील्ड या हॉल इफेक्ट कहेंगे. तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होगी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन उसको हम ये हॉल फोर्स, और जो इफेक्ट है वो हॉल इफेक्ट, और जो फील्ड है वो हॉल फील्ड कहलाएगा. So to see how this comes about, let us first consider the situation before the magnetic field is introduced. There is an electric current flowing in the positive x direction, which means that conduction electrons they are drifting with the velocity v in the negative x direction. When a magnetic field is introduced, the Lorentz force F is equal to E into v cross v causes the electron to bend downward as shown in the figure. तो ये आप फिगर देखें ज़रा अगले पेज पर. ये 162 है, तो वही स्लैब है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ उसने 3 की बजाय 2 ही डायरेक्शन मसलन ये शो की है. इन 2 डायरेक्शन में हम यूँ ले लेते हैं कि ये डॉट है सर्कल इसमें, तो ये डॉट जो है मतलब ये कि बी मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर, ये जो इसकी बन रही है
प्लेन सरफेस है फॉर एग्जांपल, इसके सेंटर मतलब उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है ओके, तो जो ये जी की डायरेक्शन है जी, और इसकी जो राइट साइड है यहाँ पर इसने पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन पर ये जे एक्स जो है वो शो किया है। तो अगर आप जब बी अप्लाई नहीं कर रहे तो हम देख रहे हैं कि कन्वेंशनल करंट जो है वो क्या प्लस एक्स की डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स राइट है। और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं मतलब बैटरी के साथ लगाएंगे तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है दे विल ड्रिफ्ट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो ये नेगेटिव जो है इसने शो किया ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है, और v जो है वो फॉर एग्जांपल माइनस एक्स की डायरेक्शन वो शो की है इसने। तो इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये जो सर्कल है विद नेगेटिव साइन फॉर एग्जांपल दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड द माइनस एक्स डायरेक्शन। अब किया है कि इस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर को अप्लाई किया है, अलोंग दी पॉजिटिव जो है वो जी डायरेक्शन। वो जैसे कि मेरी जानब ये टुवर्ड द ऑब्जर्वर बनती है, इसको अगर हम ऐसे किताब से पकड़ें तो जो जी की डायरेक्शन है वो टुवर्ड द रीडर है, मतलब वो हमारी जानब है। और जो वाई है ये ऊपर वाली साइड है, इसकी टॉप ऑफ दी ये स्लैब, और जो एक्स है मतलब वो राइट साइड इसकी ये बनती है। तो एक्स के अलांग क्या है, करंट बह रहा है या इलेक्ट्रॉन की है मोशन, जैसे वी एक्स इधर नेगेटिव को जब उसके ऊपर परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है अलोंग द जी डायरेक्शन, तो फिर राइट हैंड रूल अप्लाई करते हुए जब कि हम जब वी क्रॉस बी करेंगे तो वी क्रॉस बी के लिए तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही बनती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट होते हैं वाई की जानब, और वाई जो है डायरेक्शन वो थी प्लस वाई ऊपर को है, और माइनस वाई जो है वो नीचे को डायरेक्शन है। तो इन दोनों के एक्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन देखें डिफ्लेक्ट हो रहे हैं नीचे, तो ये इसमें हम देख रहे हैं कि नीचे जो है इसने लोअर साइड है इसकी जो है यहाँ पर ये नेगेटिव नेगेटिव शो किया है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नीचे इकट्ठे हो रहे हैं, लोअर साइड ऑफ ये फ्रंट है इसका मेटेलिक स्लैब का। तो ये मेटल है, मेटल में क्या है इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की अक्सरियत है, वो पहले रैंडम में थे इन द सेंस ऑफ जब आपने फील्ड अप्लाई किया तो वो मतलब स्ट्रेट लाइन में इधर मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड लेफ्ट जो है। आप उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होंगे और ये नीचे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे कि नीचे वाली सतह। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका मतलब इसकी जो टॉप है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो जाएगी, तो शॉर्टेज की वजह से वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये नीचे जो है या पॉजिटिव पोटेंशियल और नीचे जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं हम कि एक्स के अलांग क्या था, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन था, v के अलांग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन था, और हम देख रहे हैं कि अब y की जो डायरेक्शन बनती है उसके अलांग एक और इसमें ड्यू टू दी accumulation of the charges on the lower surface of the metallic sphere एक और इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया, और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, वो y के अलांग एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैदा हो गया है। तो इस प्रोसेस को हम ये हॉल इफेक्ट कहेंगे, और ये जो फील्ड है ये हॉल फील्ड कहलाएगा, और इसको हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। तो ये चीज़ जो है ये पिछले पेज पर वो जो बता रहा था कि हाँ, ये जो आखिरी पैराग्राफ हम 161 पर पढ़ रहे थे कि टू सी हाउ दिस कम्स अबाउट लेट अस फर्स्ट कंसीडर द सिचुएशन बिफोर द मैग्नेटिक फील्ड इज इंट्रोड्यूस्ड। तो देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो ये जे एक्स जो है कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन है, विच मीन्स दैट आर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दे आर ड्रिफ्टिंग विद द velocity v in the negative direction. So when the magnetic field is introduced, the Lorentz force क्या है, q into e v cross b, that causes the electron to bend towards downward as shown in the figure. So as a result, electrons accumulate on the lower surface, producing a net charge there. Simultaneously, a net positive charge that appears on the upper surface, or because the deficiency of the electron there. So this combination of the positive and the negative, ये पेज 162 पर negative surface charge creates a downward electric field which is called the Hall field. तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड उसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हॉल फील्ड जो है इसको हम ये ई एच कैपिटल ई है और एच इसका सेक्टर, तो ये हॉल फील्ड या हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे. तो लेट अस इवैल्यूएट इसकी ये हॉल फील्ड निकालते हैं. द लॉरेंट्ज फोर्स which produces a charge accumulation in the first place in the negative y direction and has the value FL is equal to EVXB. अब चूंकि FL जो है क्या है कि Q इंटू या E इंटू V क्रॉस B था, मैग्नीट्यूड उसकी EVB, तो यहाँ पर इसने ये E चूंकि VX जो है ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन थी, ओरिजिनल डायरेक्शन, तो लिहाजा हमारे पास लॉरेंट्ज फोर्स जो है E इंटू वी एक्स इंटू बी है, वेयर द साइन इज प्रॉपरली एडजस्टेड सो द एफ एल इज नेगेटिव. चूँकि ये माइनस वी एक्स था तो लिहाजा एफ एल की वैल्यू हमारे पास माइनस आती है. तो कहता है कि रिकॉल दैट वी एक्स बीइंग टू द लेफ्ट इज नेगेटिव. नाउ द फील्ड क्रिएटेड बाय द सरफेस चार्जेस प्रोड्यूसेस अ फोर्स व्हिच opposes this Lorentz force. The accumulation process continues. इसको आप यूँ कह सकते हैं मसलन हम कि अगर E को भी माइनस ई से रिप्लेस करें और वी एक्स को माइनस ई एक्स से, तो एफ एल जो है वहाँ पर ये इसकी मैग्नीट्यूड तो ये ई वी एक्स ही बनेगी. तो now the field created by the surface charges produces a force which opposes the Lorentz force. तो अब जैसे वो लेंज लॉ होता है कि जिधर आप वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी एनिहिलेशन के लिए उसकी बिल्कुल ऑपोजिट समत में ही एक और पैदा हो जाएगी वो उसको नल करने के लिए. तो बिल्कुल यहाँ पर ही कि एफ एल जो है मसलन वो प्रोड्यूस हो रही है ये माइनस वाई की डायरेक्शन में, तो प्लस वाई की जो डायरेक्शन होगी वो आ जाएगी हमारे पास, उसके इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो उसकी वो डायरेक्शन हो जाएगी. सो तो इस अगर आप डायग्राम में देखें कि अब चूंकि ऊपर वाली पॉजिटिव है वहाँ पर पोटेंशियल और जो नीचे वाली साइड है इस मेटल प्लेट की यहाँ पर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनती है वो कौन सी, माइनस की है इसकी वाई की. और यही चीज़ उसने बताई है कि जो ई एफ एच क्रिएट हो रही है उसको नल करने के लिए फिर वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो which opposes the Lorentz force. So the accumulation process continues until the Hall force completely cancels the Lorentz force. So thus in the steady state FH is equal to L. तो दोनों एक दूसरे को अगर कैंसिल कर रही हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एच जो है माइनस एफ एल, उनका रिजल्ट वो जीरो के बराबर होना चाहिए, या एफ एच जो है ये एफ एल के बराबर. तो एफ एच ये हॉल फोर्स है, तो हॉल फोर्स जो है ये क्यू इंटू ई के बराबर होता है. एफ तो क्यू की जगह पर माइनस ई और ई की जगह पर ये ई एच, तो एफ एच जो है माइनस ई इंटू कैपिटल ई एच है, और जबकि एफ एल जो है ये माइनस ई वी एक्स बी है. तो ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे आपस में और यहाँ से
कट जाएगा, ये ई कटेगा, तो ई एच इज इक्वल टू वी एक्स इंटू बी। तो ई एच जो है दिस इज दी हाल फील्ड जो है, हाल फील्ड कहेंगे। So which is Hall field. It's convenient to express this in terms of the measurable quantities, and for the purpose of the velocity Vx in terms expressed in terms of the current density J। अब J जो है ये अभी हम सेमीकंडक्टर वाला पढ़ा है हमने कि J वहाँ पर करंट डेंसिटी सिग्मा इंटू ई के बराबर थी। अब सिग्मा जो है उसको भी निकाला हमने कि सिग्मा एक्चुअली जो थी कंडक्टिविटी थी वो एन ई जो V है उसके बराबर थी। N उसमें स्मॉल n लेते थे हम कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और E चार्ज होता था, और V उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी वहाँ पर थी। तो वही फार्मूला यहाँ पर भी कि Jx जो है दिस इक्वल टू, यहाँ पर स्मॉल n की जगह पर कैपिटल N उसने लिख लिया है वही कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और माइनस ई लिया है उसने, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, और वी डी की जगह पर वी एक्स जो है मसलन ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो क्योंकि एक्स के अलाउंग थी इसलिए इसको, तो जे एक्स इज इक्वल टू एन माइनस ई इंटू वी एक्स है। अब इसी रिलेशन से आप वी एक्स निकाल लें तो ये जे एक्स ओवर एन विद द नेगेटिव साइन आ जाएगी। इसको आप पुट कर लें ये जो ई एच थी वी एक्स बी उस वाले रिलेशन में, वी एक्स की वैल्यू ये माइनस जे एक्स ओवर एन, तो हमारे पास ये 440 ये वाली इक्वेशन आ जाती है। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो अब ई एच आ गया है माइनस ऑफ 1 ओवर कैपिटल एन इंटू ई जे एक्स इंटू बी। तो ई एच जो है इस इक्वेशन से हमें बता रही है कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी जे एक्स, या करंट डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक जो हॉल इफेक्ट है, हॉल फील्ड है, एंड इट आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेंसिटी बी उसके लिए। तो इसमें अब माइनस 1 ओवर एन ई को अगर हम आर के बराबर रख लें, आर एच जो कि हॉल कांस्टेंट हॉल कोएफिशिएंट कहलाता है, तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ई एच ओवर जे एक्स बी जो है कि जे एक्स और बी इसको आप इधर ले आए, लेफ्ट पर ले आए ई एच बटे जे एक्स बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 ओवर एन ई, और इसको आप आर एच के बराबर रखें तो ये आर एच दिस इज नोन एज द हॉल कांस्टेंट, और ये नेगेटिव पर है। तो यहाँ से ये जो 441 इक्वेशन है कि आर एच इज इक्वल टू या हॉल कोएफिशिएंट या हॉल कांस्टेंट दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 ओवर एन ई। तो अब अगर याद हो आपको जब हम बैंड थ्योरी हमने शुरू किया था तो उससे पहले हमने ये जो क्लासिकल था थ्योरी या फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, तो उसके जब ड्रॉबैक्स पढ़ रहे थे उसमें अपने मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है वो पढ़ा था कि ससेप्टेबिलिटी जो है वो किसी के लिए पॉजिटिव है किसी के लिए नेगेटिव है, वो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी में कि डायमैग्नेटिक के लिए वो माइनस होती है, किसी के लिए ज़ीरो है, किसी के लिए प्लस है, किसी के लिए वो नेगेटिव है। इसी तरीके से ये जो क्लासिकल है वो नहीं बता सकती कि क्यों